जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे आप भी सब अच्छे होंगे, घर में सब अच्छे होंगे और आप अगर कुछ अच्छा नहीं है उसको करने के लिए बहुत मेहनत करते होंगे। यही उम्मीद इस एंड से हम आप सब लोगों से कर सकते हैं कि आप एक मेधावी छात्र बनेंगे। अगर आज तक भी नहीं है तो दोस्त मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए, क्योंकि उसी से चीज़ें आसान होंगी। निखिल यादव, अविनाश कुमार, समीर, आनंद राज, विभूति, जेपी राठौड़, हीरामन, दौलतराम, नरेश, मनीष देशमुख, रोहित कोटिया, कृष्ण गुजर, सोहन, प्रेमचंद, शिवानी सिंह, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। और अगर मैं बात करता हूं, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी? यूएनओ। ठीक है, यूएनओ को समझेंगे आज। तो यूएनओ को समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब दरअसल में यूएनओ है क्या? देखो समझो, यूएनओ का काम है पूरी दुनिया में सभी देशों के बीच में शांति स्थापित करना, कि भाई सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोई वॉर ना करें और पीसफुली रहें। ठीक है, मतलब शांतिपूर्वक वे रहते रहें। तो दोस्त आप सब लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918, 1914 से 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं पूरी दुनिया जो है वो दो ग्रुप्स में बट गई। ठीक है, जिनको हम मित्र राष्ट्र, धुरी भी कहते हैं। अब इसके बाद में कि भाई दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए बनाया गया फॉर ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति के लिए, LON, लीग ऑफ नेशंस। LON की स्थापना मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किस वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी, तो आप कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस बना था 10 जनवरी 1920 को, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये इसलिए बनाया गया था कि जो भविष्य में कोई अन्य विश्व युद्ध ना हो। लेकिन क्या ये अन्य किसी विश्व युद्ध को होने से रोक पाया, हाँ या ना? तो आप सबका आंसर आएगा नहीं भैया, हम सब जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, जो 1939 से 1945 तक चला। तो यानी कि ये अपने कार्यों में विफल रहा, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या बात हुई, इतनी बात समझ गए। अच्छा, फिर होता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, इस लाइन को पढ़ना पहले, इस वाली लाइन को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 हुआ। उसके बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई, और इसी दिन को हम यूएन डे कहते हैं। स्थापना इस दिन हुई है, तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिन कहा जाता है? यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस हिंदी में कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसको जो यूएन नाम दिया वो किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और रूजवेल्ट आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। याद है ना आपको? कल अगर आप लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ते होंगे जो नायक फाउंडेशन बैच में होती है, उसमें मैं आपको बता रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एटली हुआ करता था। एटली के ऊपर जो दबाव बनाया था वो रूजवेल्ट ने ही बनाया था कि भाई तुम जो भारतीयों का मसला है उसको हल करो। भारतीयों का मसला हल करने के लिए ही क्या आया था भारत में, इसने क्या भेजा था? रूजवेल्ट के कहने की वजह से ही कैबिनेट मिशन भारत में, कैबिनेट नहीं सॉरी, क्रिप्स मिशन 1942 भारत में भेजा गया था एटली के द्वारा। तो ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो क्या बोलेंगे, स्थापना जो हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ में। ठीक है, 50 देशों के साथ में। कहां पर हुई थी ये? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है। संस्थापक देश 50 थे, लेकिन बाद में 51वां देश कौन सा बना था? पोलैंड। अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये रहेगा, और आपको भी होना चाहिए, कि इन 50 देशों में भारत शामिल था या नहीं था? तो याद रख लेना ये भैया, याद रख लेना, क्या बोलेंगे कि ये जो है ना दोस्त आपका, क्या बोलेंगे कि ये आपका महत्वपूर्ण, मैंने मार्क कर दिया ये। ऐसे ही 51वां देश जो बना था पोलैंड, तो याद रखेंगे भारत इन देशों में शामिल था। क्या बात मैंने आपको बताई, छोटी सी बातें बताई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बना,
ठीक है। 10 जनवरी 1920 को हेडक्वार्टर उसका जेनेवा था। लेकिन क्या वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक पाया? आप कहेंगे नहीं। तो भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी ये बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, तो क्या वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक पाएगा? हाँ या ना, आप क्या समझते हैं? कभी तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो उसको यूएनओ रोक पाएगा या नहीं? या सभी देश अपने 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 हितों के लिए आपस में लड़ जाएंगे? बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया उस टाइम पे चर्चिल थे ना। हाँ, बाद में मतलब इटली इटली 1945 में जीता था। तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब अंत हो रहा था तब इटली था, लेकिन इटली से पहले चर्चिल था। हाँ, मैंने गलत बोला यहाँ पे, एक वर्ड मैंने गलत बोला कि उसको एटली ने भेजा, उसको भेजा चर्चिल ने उस टाइम पे, क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक तो चर्चिल था। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल मैंने गलत किया था, ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने भेजा था। उसको करेक्ट करेंगे थोड़ा सा। सर आप बीमार हो क्या? हाँ भैया, कल जुकाम हो गया था, बताया था ना मैंने आपको। लेकिन अभी ठीक हो गया, और उसके लिए कल एक ट्रीटमेंट सफल रहा। ठीक है, अभी बिल्कुल जुकाम नहीं है। और मैंने पढ़ा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, और फिर मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने जाना कि रात को पैरों पर विक्स लगा के अगर सो जाओ तो जुकाम ठीक हो जाता है। और मैंने इसको अनुभव किया है, मैंने रात विक्स लगाई है पैरों पर और अभी जुकाम ठीक है। ठीक है, तो आप बहुत सारे दोस्तों ने कहा भैया ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि तीसरा विश्व युद्ध ये रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाइए, आज भी दुनिया लड़ती है आपस में, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या यूएन उसको रोक पा रहा है? तो आप कहेंगे हाँ जी। यूएन का वर्तमान सदस्य, यूएन के जो टोटल मेंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 193 है, और 193वां सदस्य बना है आपका साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है यूएन का, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, न्यूयॉर्क में। मैनहट्टन द्वीप है, वहाँ पे एक आइलैंड है। इसके लिए जो जमीन, एक आपका बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट थे रॉकफेलर, उन्होंने इसके लिए जमीन दान दी थी। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन याद रख लेना, जब 1945 में यूएन बना था तो उसके पास में अपना एक हेडक्वार्टर नहीं था। तो ये जो हेडक्वार्टर बना है ना न्यूयॉर्क में, ये बना है 7 साल के बाद में, यानी 1952 में। फ्लैग को देखिए दोस्त ध्यान से, क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र का जो फ्लैग है उसमें ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून, जैतून बोलते हैं ना, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जिससे बनता है जैतून का तेल, तो उन जैतून की पत्ती यानी लीव्स ऑफ ऑलिव, ये ऑलिव लीव्स हैं। बीच में क्या है देखिए जरा इमेज को, ग्लोब है, यानी कि विश्व का मानचित्र है। यह 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना था। यानी जब 1945 में स्थापना हुई थी तब यूएन के पास में अपना प्रतीक भी नहीं था, जो भारत की आजादी के वर्ष 1947 में उसको मिला। ठीक है, 1947 में। संयुक्त राष्ट्र जो काम करता है मेजरली 2 भाषाओं में काम करता है। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। यूएन की कामकाज की शैली जो है 2 भाषाओं में होती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं उनको बोलते कार्स, चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। कार से याद रखेंगे, चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपनाए गए एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरबी को 1983 में सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में साथी कितने चैप्टर हैं टोटल? देखो हमेशा आप पढ़ते होंगे, जैसे हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं आज वर्तमान में? तो आप कहेंगे भैया 25 भाग हैं, है ना। कितने पार्ट है? 25। ऐसे ही जो चार्टर, चार्टर का मतलब क्या होता है कि कुछ आदेश हैं, कुछ नियमों का संकलन है, यानी एक सेट ऑफ रूल्स है। तो उस सेट ऑफ रूल्स को कितने चैप्टर है? 19। और टोटल आर्टिकल, जैसे आज भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, इसी तरह इसमें टोटल आर्टिकल 111 है। 19 चैप्टर्स में बांटा गया है, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 111 आर्टिकल हैं। ठीक है, तो दिक्कत? बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अमित कुमार जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। 192वां सदस्य है आपका फिनलैंड। अर्जुन ठाकुर जी बहुत धन्यवाद साथी। इतनी छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हैं ना, इनको जर्नली पढ़ना है ना। अब इनसे भैया जैसे क्वेश्चन बहुत डीपली आता है कि कभी एग्जामिनेशन में इनसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जर्नली तो यही पूछता है यूएन की स्थापना कब हुई थी, यूएन का हेडक्वार्टर का। जो महत्वपूर्ण है, पूछा जाने सकने वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको मार्क कराता चलूंगा। ठीक है, ओके।
संयुक्त राष्ट्र अब कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऑर्गन्स कितने हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का बोले उसकी बॉडीज हैं, पार्ट हैं उसके, जिसमें एक है जनरल असेंबली महासभा, एक है सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक है आपका साथी ट्रस्टीशिप जिसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसको बोलते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद। लेकिन इस वाले ऑर्गन ने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। तो लेकिन एग्जाम में आप कभी ये मत कह देना कि भाई प्रन्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया तो भैया अब तो 5 ही रह गए। ऑर्गन अभी भी 6 ही हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या है आपके 6 हैं। जैसे मान के चलिए हमारी एक उंगली काम करना बंद कर दे, ठीक है, लेकिन क्या अभी हमारा ये ऑर्गन रहेगी या नहीं रहेगी? काम करना बंद कर दे। या मैं आपसे बोलूं कि मेरा हाथ काम करना बंद कर दे तो मेरा जो ये हाथ है ये ऑर्गन रहेगा या नहीं रहेगा? तो आप कहेंगे जी भैया ऑर्गन तो रहेगा बॉडी का। 5 मत लिख देना। एक इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, इन सब के बारे में हम जानेंगे अभी। इंटरनेशनल कोर्ट क्या करता है? किन्हीं दो देशों के बीच के मामलों को सुलझाता है। और एक है सेक्रेटरिएट, सचिवालय, जैसे आप पढ़ते होंगे लखनऊ सचिवालय, ठीक है, प्रधानमंत्री सचिवालय। तो प्रधानमंत्री सचिवालय में क्या होता है? जो डेली काम होता है पीएमओ का, पीएम ऑफिस का, उसको सचिवालय ही देखता है। ऐसे ही यूएनओ का जो रोज का काम है वो सचिवालय देखेगा। न्यायालय दो देशों के बीच के झगड़े को, प्रन्यास परिषद अब काम करती नहीं। पूरी दुनिया में जितने भी आर्थिक और सामाजिक मामलों को देखेगा कौन? आपका जो आपका किससे, अर्थ से यानी धन से जुड़े हुए हैं और सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आपका सुरक्षा का काम सुरक्षा परिषद करेगा और महासभा का क्या कार्य होगा वो हम जानेंगे। इन सभी के हेडक्वार्टर जहां यूएनओ का हेडक्वार्टर है वहां पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, देखो जनरली हम जानते नहीं है, जैसे आपसे पूछ ले महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो हम बोलते हैं भैया कि यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पढ़ा है हमने तो पढ़ा ही नहीं महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर। तो इन सभी के वहां पर है जहां पर यूएनओ का है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में है और बहुत पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। देखो दोस्त, मैं आपको जितने भी संगठन बताऊं उनके स्थापना वर्ष और उनके हेडक्वार्टर कभी मत भूलना, है ना, कभी नहीं भूलना है। ओके जी भैया, कभी नहीं भूलें भैया। अब तो स्टैटिक जीके का सिलेबस खत्म होने की ओर है। हाँ जी, अब तो खत्म होने की ओर, ठीक है, लेकिन भाग के नहीं करेंगे खत्म, ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मैंने आपसे एक प्रॉमिस और किया था, आपको याद हो, कि हम स्टैटिक जीके में कई और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो जनरली अगर मैं बात करूं आपसे, अगले जो 4-5 दिन होंगे उनमें हमारा मेन जो कोर सिलेबस है स्टैटिक जीके का वो 100% हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की 5-4 क्लासेस और हों जिसमें मैं आपको वो टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं बच जाते हैं बाकी विषयों से पढ़ने से, थम्स अप करना मेरी इस बात पे, जी भैया हम एग्री हैं, तो वो मैं चाहता हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। क्योंकि दोस्त देखो, अभी हमारा एग्जाम एकदम से पास में नहीं है, तो कुछ एफर्ट्स हमारा लग जाए तो अच्छा ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया नहीं खत्म करके खत्म कर दो, ठीक है, सिलेबस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बाकी विषयों की भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवा पाऊँ और अपनी तरफ से मैं एफर्ट लगा पाऊँ, है ना। तैयार रहना है इसके लिए, जी भैया हम उन क्लासेस को जरूर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं महासभा, जनरल असेंबली। उपनाम विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद समझेंगे। तो विश्व की लघु संसद की जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? देखो संसद का काम क्या होता है, हमारे देश में संसद क्यों है? आप लोग बोलते हैं भैया कि लोकसभा में मैक्सिमम आपका 552, आपका राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, क्यों होते हैं संसद में? ये इन लोगों को हम क्यों भेजते हैं? कानून बनाने के लिए। इसके लिए भेजते हैं भैया, इनको लॉ मेकिंग के लिए भेजा जाता है, कानून निर्माण के लिए। तो अगर महासभा को हम कह रहे हैं लघु संसद, यानी यूएनओ के जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? यूएनओ के कानून महासभा बनाएगी। ओके, इसमें हर एक देश अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, यानी कि इंडिया कितने लोगों को भेज सकता है जब महासभा की मीटिंग होती है? तो 5 लोगों को। लेकिन वोट काउंट कितना होगा? आप 5 भेजें, आप चाहे तो 4 मेंबर भेज दें, आप चाहे तो 3 मेंबर भेज दें, आप चाहे 2 मेंबर भेज दें, मतलब मैक्सिमम 5 भेज सकते हैं। चाहे तो एक भी ना भेजे, बहुत बार देश जो है महासभा की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो वोट काउंट होगा, वोट कितना होगा? एक होगा, एक देश का एक वोट होता है। किसी भी मामले पर वोट क्यों डाला जाता है? मान के चलो, आप लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर मैं पूछूं, मैंने आपसे एक बात पढ़ाई थी कि आपका, मुझे आप बताइए योग दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो आप सबने क्या बताया था, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसको हमने पढ़ा था यूएन में 90 दिन में वो पास हो गया था। तो ऐसे कोई सी चीज को पास करना तो वहां भी वोटिंग होती है, एक देश का एक वोट होगा, है ना। बैठक जो होगी वो हर वर्ष होगी, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक। ये पूछे नहीं जाते कभी एग्जाम में। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक 21 क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 7 आपका मेजर कमेटीज होते हैं। उन सबके अध्यक्षों का चुनाव कौन करती है, वो महासभा ही करती है। महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रत्येक देश का एक वोट होगा। ओके, कार्य क्या है इसका, बजट तैयार करती है ये कि भाई कितना खर्चा होगा। अब बजट तैयार करेगी तो कोई भी चीज बजट तैयार हो रही है, जैसे आप अपने घर का बजट बनाए तो बजट क्यों बना रहे हैं, आपको खर्चा करना होगा। तो यूएनओ क्या करती है, भैया खर्चा होता है, इसमें लोग काम करते हैं, अन्य देशों की मदद करती है शांति स्थापित करने के लिए। यूएन के पास अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी है, ठीक है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या रहती है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स रहती है, ठीक है। तो उसका भी खर्चा है, उनके लोगों का ऑफिस के खर्चे हैं। तो इसको पास पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा इसको बहुत सारे देश आपका देते हैं यूएन को। जैसे अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसमें, यूएनओ को पैसा ज़्यादा देता है। तो भैया जो देश ज़्यादा पैसा देता होगा उसका तो दबाव भी होता होगा फिर उस संगठन में। हाँ बिल्कुल होता है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। नए सदस्य शामिल होंगे, जैसे हमको 194वां सदस्य शामिल करना है तो वोट कौन करेगा, आपका महासभा के सदस्य करेंगे। महासचिव जो होंगे, सुरक्षा परिषद इसके लिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल होगी वो इसके लिए रिकमेंडेशंस देगी। और जब क्या होगा, आपका सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव की नियुक्ति होगी। यानी आप देख रहे हो ज्यादातर महत्वपूर्ण काम कौन करती है, महासभा करती है। और महासभा के अभी 79वें प्रमुख कौन है, फिलेमॉन यंग है। ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पहला बात समझ गए, पहला ऑर्गन जो है वो जनरल असेंबली है, और ज्यादातर जो मेजर वर्क्स है यूएनओ के वो कौन करता है, वो महासभा ही करती है। अब आप मुझे बताओ, महासभा का हेडक्वार्टर मैंने आपको कहां पर बताया था, बोलेंगे सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको बोलते दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का काम क्या है भैया, शांति स्थापित करने का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं भैया, 15 होते हैं। 15 में क्या होता है, जो नॉन परमानेंट होते हैं, ऐसे तो देश हैं 10, और जिनको हम स्थायी सदस्य बोलते हैं परमानेंट। परमानेंट कंट्रीज कितनी हैं, परमानेंट है आपका 5। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। बोलो ABC, फिर से ABC, ABC, फिर से ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अच्छा, स्थायी देश जो होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। इस वीटो पावर का क्या मतलब है, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध शक्ति, मना करने की शक्ति, किसी चीज को रिजेक्ट करने की पावर। अब जैसे सारे देशों ने बोला कि भाई, जैसे भारत पाकिस्तान का मामला है, भारत पाकिस्तान का जो POK वाला मामला है वो कहाँ पर है, यूएन में है। अब भारत पाकिस्तान का जो ये मामला है, इस पे ये सारे देश बोले भाई एक काम करते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं और POK को खाली करवा देते हैं, ठीक है। भारत को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई अध्यादेश आ जाए। लेकिन उसमें क्या होगा, इन देशों के पास वीटो पावर है, यानी अमेरिका को भी सहमत होना पड़ेगा, ब्रिटेन को भी, चाइना को भी, फ्रांस को भी और रूस को भी। लेकिन मान के चलो चाइना इस बात पे राजी नहीं होता है, चाइना बोले नहीं भैया हम भारत का साथ नहीं देंगे, तो क्या ये कार्रवाई हो पाएगी, यस और नो, आप कहीं नहीं। पांचों की सहमति चाहिए, यानी चाइना ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो भैया वो जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझे। तो कितने की परमिशन होगी, वीटो पावर का मतलब है इन सभी की परमिशन के साथ में ही कार्यवाही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। एक भी देश ने मना कर दिया तो, एक भी देश ने। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब देखो स्थायी सदस्य कितने दिन के लिए चुने जाएंगे, भैया तो स्थायी है। तो मुझे बताओ, क्या भारत कभी स्थायी सदस्य बन सकता है, उसके मेंबर बनने के लिए भी इन सब देशों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो इनके पास तो मना करने की शक्ति हो गई भाई। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये भी चुनाव हमेशा महासभा कराएगी, और 2/3 की मेजोरिटी से, मतलब जैसे 193 सदस्य हैं तो 193 का 2/3 कितना होता है, कैलकुलेट करिए। तो क्या बोलेंगे आप, 3 छिंग 18, और आपका 1 बच गया, 3 चौके 12, तो लगभग 128 देश उसके समर्थन में, तो अस्थायी सदस्य वो बन जाता है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए बनता है। भारत 8 बार चुना जा चुका है, सबसे ज्यादा बार जापान 11 बार चुना जा चुका है। सबसे ज्यादा बार यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर कौन रहा है, तो वो जापान रहा है 11 बार।
भारत अभी वर्तमान में इसका अस्थायी सदस्य है या नहीं है? भैया 2022 तक था। ठीक है, 2021 से लेकर के 2022 तक हम थे, 31 दिसंबर 2022 तक हम इसके अस्थायी सदस्य थे। अभी वर्तमान में हमारे पास कोई सी भी सदस्यता यूएन की नहीं है, ना स्थायी ना अस्थायी, ठीक है? क्योंकि सभी देशों को वो देते हैं। देखो मैंने अभी बताया, सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 वोट आनी जरूरी है। 9 वोट में कौन सी होंगी ये? 9 वोट में 5 तो होंगे आपके स्थायी, पांचों तो स्थायी की जरूरत होगी, और मिनिमम 4 क्या होने चाहिए? अस्थायी। ज्यादा तो जितने भी हो जाएं बेशक से, 15 के 15 दे दें सहमति, लेकिन आप कहोगे परमानेंट मेंबर मिनिमम ये 5 की तो आपका 5 के 5 जो है ना, इनका तो साथ ही आपका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, और 4 हो जाएंगे अस्थायी। इस तरह से 9 होते हैं। लेकिन मान के चलो, क्या 9 सदस्य ऐसे हो सकते हैं? 4 तो हो जाए परमानेंट मेंबर और 5 हो जाए नॉन परमानेंट मेंबर। अब आप बताओ मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि परमानेंट मेंबर 4 हों और आपका अप्रूवल मिल जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि पांचों के पांचों की सहमति जो आपका स्थायी देश है वो जरूरी है। बात समझिए। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है? 8वीं बार। कितनी बार? 8वीं बार चुना गया था। 2022 तक हम रहे थे। जापान सबसे ज्यादा बार, 11 बार चुना गया। आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें सदस्य 54 हैं। बॉब रे इसके अध्यक्ष हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सिर्फ एक बात याद रख लेना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। और सभी देशों में जो यूएन के अंग हैं उनमें आर्थिक हालात कमजोर हो रहे होंगे तो ये डिसीजन लेगी, वहां के सामाजिक हालात कमजोर हो रहे होंगे तो ये वहां पर निर्णय लेती हैं। बैठक वर्ष में 2 बार होती है, नहीं पूछा जाएगा कभी। सचिवालय, इसका प्रमुख होता है महासचिव। अब महासचिव तो आप जानते हैं, यूएन में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? मैं आपसे बोलूं यूएन के सभी ऑफिसर्स में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो भैया महासचिव है। आप अक्सर जब नाम सुनोगे तो महासचिव का ही सुनते होंगे। ओके। कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का। सचिवालय मैंने बताया था यूएन के डे टू डे जो वर्क है, दिन के जो कार्य होते हैं उनको निपटाने का काम करता है सचिवालय। अब सचिवालय का प्रमुख ही महासचिव है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सभी महासचिव लिखे हुए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ना एक बार। कैसे? जब यूएन की स्थापना हुई 1945 में, तो तब तक चुनाव तो हुआ नहीं था, तो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए, ग्लैडबिन जेब। ये सभी महत्वपूर्ण है। ग्लैडबिन जेब आपका क्या थे? कार्यकारी। जैसे कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ओके। त्रिगवेली, इसको नॉर्वे ने इस्तीफा दे दिया। त्रिगवेली आपका पहले थे। इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे यूएन के पहले महासचिव, तो ग्लैडविन जेब मत क्या देना वो, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव थे, कार्यकारी थे। त्रिगवेली पहले बने जो नॉर्वे से थे, लेकिन ये यूएन की पॉलिसी से खुश नहीं थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। डैग हैमरसोल्ड ये दूसरे बने, ठीक है? अब इनकी जो है हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। बहुत बार पूछा जाता है, जब हम नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, इस पूरे आपका विश्व के इतिहास में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनकी मृत्यु के बाद में नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे 1931 में एक व्यक्ति थे एरी एक्सेल, और 1961 में दूसरे व्यक्ति बने थे डैग हैमरसोल्ड। ये बड़े कहते हैं कि शांति स्थापना के लिए बड़े जाने जाते हैं, लेकिन एक हवाई दुर्घटना में क्या हो गई, एक्सपायर कर गए। डैग हैमरसोल्ड। तो पूछा जाता है कि यूएन के कौन से महासचिव थे जो एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूछा था 2017 में कांस्टेबल के एग्जाम में। यूथांट म्यांमार के, ये क्यों इंपॉर्टेंट अभी? अब ये देखो क्रम से नहीं है, ये बस नाम है। यूथांट ये पहले एशियाई, अब तक क्या होता था, सिर्फ यूरोपियन या बाहर के महाद्वीप के व्यक्ति थे, सब यूरोपीय होते थे। पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति म्यांमार से यूथांट बने थे। ऑस्ट्रिया के वर्ल्डहाइम, जेवियर कुयार पेरिया आपका पेरू से रहे थे। ये बस पढ़ लेना। पहले अफ्रीकन व्यक्ति कौन है जो यूएन के महासचिव बने थे? जैसे पहले एशियन कौन है, यूथांट, ऐसे ही पहले अफ्रीकन है बुतरस घाली। ओके। कोफी अन्नान घाना से थे। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे पिछले वाले। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, और किस देश से है? पुर्तगाल से। एक पुर्तगीज पर्सन है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है? फिर 2024 के नोबेल पुरस्कार कब दिए जाएंगे? आपको पता होना चाहिए दोस्त इसके बारे में। तो नहीं पता है तो, क्योंकि नोबेल पुरस्कार दिसंबर में दिए जाते हैं, तो अभी दिसंबर है आपका, है? बताएंगे? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं बच्चे, दिखाएंगे एक बार? चलो।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल, ये वर्तमान में महासचिव हैं। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बोलूं, इन ऑर्गन्स में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे बताया था मैंने? हेग, नीदरलैंड में। इसके चार्टर में 5 अध्याय हैं, जैसे यूएन के में 19 है टोटल ना। यूएन के में आपका 111 आर्टिकल थे, इसके आर्टिकल 70 हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बनेगी इसमें टोटल जज कैसे कितने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आज कितने जज हैं? एक तो चीफ जस्टिस होते हैं भैया, और उनके साथ में आपका 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, यही है ना। लेकिन यहाँ पे कितने? 15। ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए, हाँ जी, उसका क्या अभी क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आया बताइए भैया। अतुल, अतुल के बारे में कुछ बोलिए। अतुल सुभाष मोदी, उनकी आत्महत्या का प्रयास था, उसके बारे में अब वो जौनपुर पुलिस के बीच में उनका वो जो है वो मामला चल रहा है कुछ, अभी उसके बारे में बताएंगे, अभी चलने दो उसको, क्या उसमें कंक्लूजन निकल के आते हैं, है ना। वो मतलब उनके ऊपर, परिवार के ऊपर ये आरोप है कि उनके परिवार ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। ओके, क्या बोलेंगे? न्यायाधीशों की संख्या ये कितनी है? इसमें टोटल 15 है। कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। ठीक है, कोई भी 2 न्यायाधीश जो होंगे वो एक देश के नहीं हो सकते, यानी कि इन 15 में इंडिया के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ओके, अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, और उपाध्यक्ष भी, यानी ये लोग ही अपना अध्यक्ष चुनते हैं, और कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष का होता है उसका। न्यायालय भी फ्रेंच और इंग्लिश में चलता है। न्यायालय का कोरम कितना है? बहुत महत्वपूर्ण। कोरम का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप लोकसभा पढ़ते होगे, लोकसभा का कोरम कितना है? कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, यानी कि मिनिमम इतने मेंबर्स होंगे, मिनिमम कम से कम इतने सदस्य होंगे तो आपका कार्यवाही चल पाएगी। जैसे लोकसभा में 1/10 होता है, उसी तरह यहां कोरम कितने? 15 में से 9 जज किसी भी मामले के लिए मौजूद होने चाहिए, तभी कोई सुनवाई हो सकती है। और कोई भारतीय भी गए हैं भैया क्या यहाँ पर? हाँ जी, न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश, यानी इन 15 में चीफ बन गए थे वो। न्यायालय में पहले न्यायाधीश पूछे मुख्य शब्द का इस्तेमाल ना करे तो बेनेगल रामाराव, और वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी, भारत की तरफ से यहाँ पर हैं। न्यायाधीश चुनाव हमेशा महासभा करेगी सबका, तो न्यायाधीश को भी कौन चुनती है? महासभा। और इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो नवाब सलाम है। वर्तमान के अध्यक्ष का कोई भी पद है वो महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या हुआ? इसका यूएन का अंग हुआ। कोई दिक्कत? बोले भाई, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत? भैया भारत को वीटो पावर मिल गया है? नहीं दोस्त, अभी नहीं मिला है। बोलेंगे अभी नहीं मिला है दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया ध्यान लगाते समय सांस फूलने लगती है और जल्दी सांस लेनी पड़ती है, धैर्य से लेना ना, शांति से पूरी सांस लीजिए, शांति से। एकदम से अभ्यास नहीं होगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन समझिए जिस दिन ध्यान लगेगा तो उसका आभास भी कोई ऐसे नहीं बता सकता हूँ मैं आपको कि ध्यान लगने पर होगा क्या, वो आप स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया यूट्यूब पे सेंसस की क्लास है, मैंने वो देख लिया। हाँ देखो, इसको अभी सब लोग किनारे पे नोट करो, एक किनारे पे लिखो, यूट्यूब पे लिखना, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस तो हुई नहीं है, तो अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है। यूट्यूब पे मैंने एक क्लास करा रखी है सेंसस के लिए, उसको लिखो कहीं किनारे पे, और थम्स अप करें जी भैया, हम उसको अभी अभी मार्क करते हैं। लिख लो उसको किनारे पे, जनगणना 2011, नवीन सर, वो शायद मैंने दिल्ली पुलिस और पिछले वाले एसएससी जीडी के लिए कराई थी।
है ना। तो क्योंकि वो चेंज तो होगी नहीं, 2011 की 2011 की रहेगी। बोलेंगे भी, लिख लो इसको किनारे पर और थम्स अप करके बताए जी भैया हम उसको जरूर करेंगे। अपने एग्जाम से पहले कर लेना उसको, चाहे 10-10 मिनट करके कर लेना, 15-15 मिनट करके कर लेना, लेकिन करना जरूर। भैया मैंने पहले ही कर रखी है, कर रखी है। भैया वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिल रहा, मैंने बताया ना, स्थायी देशों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। चाइना चाहेगा इंडिया को वीटो पावर मिले। अब भैया फिर चाइना को ही क्यों मिल गई थी, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप पावर्स देख रहे हैं किसके पास में है। ये सारे वो देश हैं जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। अमेरिका उस पक्ष में था, रूस उस पक्ष में था, फ्रांस उस पक्ष में था, ब्रिटेन उस पक्ष में था, चाइना उनका सहयोगी था। कल की पॉलिटिक क्लास जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया, चीन मित्र राष्ट्रों के साथ में था, इसीलिए तो चाइना का जो राष्ट्रपति है उसने भारत के मामले को हल करने को कहा, यानी वो ब्रिटेन के पक्ष में था। तो जब वो पावरफुल कंट्रीज बन गए सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद में, तो उन्होंने शक्तियां भी अपने सहयोगी देशों को दी। भारत तो उस समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। भारत भी अगर अलग होके आपका, हालांकि चाइना भी आजाद था लेकिन चाइना ने ओपन सपोर्ट किया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हमने आपका ब्रिटेन को ओपन सपोर्ट किया था, आप कहेंगे नहीं भैया हम तो बल्कि उनके विरोध में थे। तो हमको थोड़ी ना वीटो पावर देता, तो इसीलिए वीटो पावर नहीं मिलता इंडिया को। और अब तो उन्होंने स्थायी देशों को दे दिया। तो भविष्य में जब भारत एक बड़ी शक्ति बन करके, हालांकि आज भी हम बड़ी शक्ति हैं, लेकिन वैश्विक रूप से आप देखोगे बहुत सारे देश आज भी हमसे आगे हैं। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि भारत उन सबको मजबूर करे और ऐसी स्थिति बनेगी कि भारत का एक ऐसा अलायंस बने जो उसके लिए बात करेगा। और G4 कंट्रीज कौन है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, उन सबका टारगेट ही है। जैसे भारत, ब्राजील भी चाहता है कि उसको स्थायी सदस्यता मिले, है ना, अन्य देश भी चाहते हैं बहुत सारे लोग। जी भैया कर लेंगे, हाँ। बस आप गाइडेंस पे चलना, है ना। किया करो किया करो जनगणना से, क्योंकि एक आध प्रश्न आपके 20 प्रश्नों में से एक आध दो प्रश्न भी मिल जाते हैं सेंसस से। ओके। वर्ल्ड बैंक इसको कल से पढ़े, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको यहाँ से कल पढ़ते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, यहाँ पे हिंट फिर आप मार्क कर लिया करो। पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी सर, पेपर नज़दीक आ रहा है तो डर लग रहा है, बहुत बढ़िया। और अभी थोड़ी देर में आपको एक खुशखबरी मैं सुनाऊं कि अभी 14 मिलियन होने वाले हैं, और 14 मिलियन होने में सिर्फ 50 छात्रों का अंतर है। और इस रोजगार विद अंकित परिवार को जो आपने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आप सबके भरोसे की वजह से ये इतना आगे पहुंच पाया। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स का डेडिकेशन, टीचर्स और स्टूडेंट का जो आपस में लगाव है, जो बाउंडेशन है, जो यहाँ के असली शब्द हैं, असली शब्द से मतलब बच्चों से जो कहा जाए वो पूरा किया जाए हमेशा। ठीक है, ऐसा ना हो कि शुरुआती दौर में कुछ वादे कर दिए जाएं और बाद में पता चले उनको पूरा नहीं किया। और इसी बात के लिए शायद RWA का ट्रस्ट आज पूरे देश में स्टूडेंट्स के साथ में है। तो उस सब के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ठीक है, हम भी आप ही की तरह थे, एकदम एक जैसे। कुछ विशेष पहचान मिली है तो आप ही के द्वारा मिली है, और मतलब भरपूर योगदान है, उन बच्चों का ज़्यादा योगदान है जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियाँ लिखी और सफल होने के बाद में पूरे पूरे गांव को जोड़ा। गांव में हमने कई बार देखा है कि मेरी गांव से पहली नौकरी लगी और सब स्टूडेंट्स सब आज RWA से पढ़ रहे हैं, और फिर वो सफलता का रेशियो बढ़ा, 8-8 10-10 सिलेक्शन भी उन गाँवों से हुए। फिर योगदान दूसरा आता है उन बच्चों का जो आपका एक संघर्ष के साथ में तैयारी कर रहे हैं और निरंतर एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। यही उम्मीद करूंगा और बस यही आशा कर सकता हूं मैं तो कि आप भी जल्दी सफल होंगे, और जो एक बहुत कम फीस में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो प्रॉमिस था, जो एक ड्रीम हमने देखा था, उसको पूरा कर पाने की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं आप सबके विश्वास की वजह से। थैंक यू, नमस्ते, मिलेंगे कल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।